अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अकेला ही आज मैं अकेला फिर हूँ आपके साथ पॉलिटिकल डायरीज़ में। इश्यूज जो कि इकट्ठे करके करने होते हैं, एक ही शो करना होता है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए माजरत खा भी है। लेकिन आप लोगों का तकाजा भी है, डिमांड भी है कि होना चाहिए उतना। सबसे पहली तो बात आपके सामने जहांगीर तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन मैं ओवर स्मार्ट कह सकता हूँ, यानी देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। एक आदमी के ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा है और ये सियासी नहीं है, किसी अपोनेंट जमात ने नहीं बनाया, एक बाकायदा जुडिशल कमीशन बना, एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई, जुडिशल रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के ऊपर तय हो गया कि SCCP में क्या जाना है, PR में क्या जाना है, नैब ने क्या देखना है, FIA ने क्या देखना है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने क्या देखना है। अब उसमें सामने नाम जो कि मेजर शेयर होल्डर हैं जहांगीर तरीन, उनको इस तरह MNA MPS को लेके हेयरिंग पे जाना नहीं चाहिए था। पहली तो बात, उन्हें ज़मानत नहीं करानी चाहिए थी, मेरा इत्तफाक नहीं है इस बात से। अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया या क्या ऐसा शो किया? नैब FIA का तरीक़ाकार और है। असूली तौर पर यह नैब के पास मामला जाना चाहिए था, नैब के पास मामला ये नहीं गया, ये नहीं जा सका। जाना चाहिए था मामला नैब के पास और नैब इंक्वायरी करे। तो देखिए नैब में इंक्वायरी करने का मकसद क्या? 90 दिन का रिमांड है, जिस्मानी रिमांड है। वो पकड़े जाए ना, फिर वह जेल में जाएंगे, फिर जमानत होगी, फिर वो ट्रायल चलना है। FIA में रिमांड ज़्यादा 14 दिन से ज़्यादा रिमांड हो नहीं सकता, उस कानून में ये सुकम है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का केस भी बनता है, सिट्टाबाजी, वो सारी मामला को उठाकर आप देख लें। अब जहांगीर ने मौका दे दिया है। यानी देखिए इमरान खान ने तो अपना हाई मॉरल ग्राउंड पर चले गए कि वो चाहे बहुत करीबी हों, जिन्होंने बहुत फ़ायदा भी दिया हो, अगर असूलों में बात आ जाएगी करप्शन पे, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ खाली बात नहीं है। आज वो जो बातें कर रहे थे, जहांगीर तरीन भाग गया, लंदन चला गया, अपना ATM इधर से उधर हो गया, वो पाकिस्तान में आ गया है। ज़रा वो जो दवाई लेने गया हुआ है, वो जो अपने इलाज के बहाने मुल्क से बाहर गया, उसको भी ले आया मुल्क के अंदर। इसमें मैं तो यही कहूँगा कि जहांगीर तरीन को खामोशी से अपना केस लड़ना चाहिए, कानूनी केस लड़ना चाहिए, अच्छे तरीके से केस लड़ना चाहिए। और ये सियासी, यानी ये छोड़ दें आप, ये सियासी वतीरा ये बनाया हुआ था शरीफ ख़ानदान, उन्होंने, ये उनका तरीक़ाकार है, ये उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया हुआ है इस तरह का, उन्होंने ये सारी कंडीशंस बनाई हुई हैं। और अभी देखें ना, बाकी वो लिस्ट आपके सामने 26 लोगों की लिस्ट आ चुकी है। वो लिस्ट मैंने क्या शेयर करनी है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। लिस्ट आ चुकी है आपके सामने, 26 शुगर मिले हैं और तकरीबन 20 के करीब ग्रुप हैं वो सारे। और सिर्फ खाली जहांगीर तरीन नहीं है, उसमें शरीफ ख़ानदान भी है, चौधरी ख़ानदान भी है, खुसरो बख्तियार भी है, और बहुत से लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। और आज की जो बात है कि वो चीनी स्कैंडल में जहांगीर ने उनके ख़ानदान के 36 अकाउंट मुंजमद कर लिए। सट्टा माफिया और JW शुगर में पेशरफ्त हुई है और 9 सरकारी और निजी बैंकों ने जहांगीर तरीन के ख़ानदान के 36 अकाउंट मुंजमद कर दिए। FIA लाहौर की दरख्वास्त पर किए गए हैं। गैर कानूनी यानी जहांगीर तरीन ग्रुप्स की मुबीना मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी शेयर्स की खरीदो फरोख्त, फ्रॉड और सट्टा माफिया से ताल्लुक़ रखने पर मुंजमद किए गए हैं। 4 अमरीकी डॉलर्स के हैं, 2 बरतानवी पाउंड के हैं और 30 पाकिस्तानी करेंसी के अकाउंट हैं जो मुंजमद किए गए हैं। उनमें अली तरीन के 21 हैं, जहांगीर तरीन के 14 हैं और उनकी अहलिया आमना तरीन का 1 अकाउंट है। और ज़राए ये भी बताते हैं, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, करोड़ों रुपया इसके अंदर पड़ा हुआ है। दूसरी बात आपके सामने रखनी है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। 166 रुपये पे डॉलर था, वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रहा है इसके ऊपर। इसीलिए तो हम बात करना चाहते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए। इंटरबैंक में डॉलर जो है ना 153 रुपये की नफसियाती हद से नीचे गिर गया है और मुकाबले में 185 रुपये 153 के हवाले से बात आ गई है और औसतन 7 पैसे की कमी वाक़ई हुई और डॉलर 152 रुपये 94 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड, जापानी येन और सऊदी रियाल समेत दीगर करेंसियों के कदर में भी कमी वाक़ई हुई है। ताहम यूरो की कदर में औसतन 24 पैसे का इजाफा किया गया। यूरो की कीमत 181 रुपये 78 पैसे हो गई है, जबकि बरतानवी पाउंड 209 रुपये 65 पैसे। हमारे जो बरतानिया में दोस्त सुनने होंगे उनके लिए जापानी यान 1.39 1.39
और सऊदी रियाल 40.78 में फ़रोख्त हुआ है। और अब आगे चलते हैं। आगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से एक बात आपको ख़बर देते चलें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो मामला है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अब हियरिंग होनी है। 14 अप्रैल के लिए समाअत रखी हुई है। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, मेहमान खुसूसी थे। जो बातें की हैं वो ज़्यादा इस्लाम में बुनियादी हकूक़ और हमारे आइन के मौजू पर लेक्चर था। और कह रहे हैं इस वक्त देश पाकिस्तान है जो कि 47 में आइन जुदा हो चुका है। इसमें हमारे पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? बड़ी सिंपल सी बात है भाई, डिवीज़न ही पहले गलत थी, फिर इंडिया ने जो रोल प्ले किया, इसमें हम लोग क्या कर सकते थे? आप जो बैठे आज बातें कर रहे हैं, इतना अरसा आप वकील रहे हैं, आपको चाहिए था कोई पटिशन दायर करते, ये मामला लेके आते। लोगों की हवस ने आइन को ठुकराया और मुहाफ़िज़ आइन करने वालों ने कसम तोड़ी, आइन शिकनी की बातें की हैं। बाकी आइन के तहफ़्फ़ुज़ करना हर पाकिस्तानी पर लाजिम है। तो यही तो आर्टिकल 4 और 5 है, यही तो पूछा गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से कि आप अपनी मनी ट्रेल जो बीवी के हवाले से है वो बताएं। तो आइन का आर्टिकल 4 और 5 के नफाज की बात है। बहरहाल जो बातें उन्होंने वहाँ की हैं, कुछ चीज़ें उसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे यहाँ एक बुरी बात है कि हम सफाई करने वालों को अच्छी नज़र नहीं देखते। पाकिस्तान में दरिया इंडस देखा जाए तो उसमें कूड़ा करकट नज़र आएगा। पहले गटर की बातें, आज कूड़ा करकट की बातें हो गई। और अगर हम झूठ बोलना छोड़ दें तो दीगर बुरे काम भी छोड़ जाएंगे। मर्द से आमदनी नहीं पूछी जा सकती, लेकिन मुझसे आप पूछ सकते हैं क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं। असल बात की तरफ अब आ गए। मैंने आपके सामने पहले भी जिक्र किया, हमने आज इरफान हाशमी ने आपस में डिस्कस करते हुए आपको बताया कि बुनियादी तौर पर इशू है क्या। एक पब्लिक ऑफिस होल्डर, सेक्शन 9 है नैब ऑर्डिनेंस का, कि अगर आप अपनी औकात से ज़्यादा पैसे रखते हैं या असासे बनाए हुए हैं आपने, आप मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करते हैं, वो SRO इशू करना को 12 के करीब जराइम है। तो पब्लिक ऑफिस होल्डर में तो आप करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस ये कहलाती है, ये सेक्शन 9 कहता है। अब जजेस के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी वाज़ेह है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसलिए रखी है कि नैब इंक्वायरी नहीं कर सकता, वरना तो हर आए दिन नैब सियासी गवर्नमेंट आएगी आपके सामने, नवाज़ दौर में सियासी तौर पर ये इस्तेमाल करते रहे, हर गवर्नमेंट को अपने तौर पर सियासी तौर पर इस्तेमाल करते रहे, कल इसका क्या हुलिया बिगाड़ते रहे, वो आपने देखा नैब अपने मकासद के लिए इस्तेमाल होती रही है। तो इसीलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन का आर्टिकल 209 ये इख्तियार देता है उसमें इंक्वायरी करने के हवाले से। 14 के लिए रखा है। इसमें कौन कौन लोग होते हैं याद रखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर 3 सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर प्यूनर जजेस जो सीनियर नेक्स्ट मोस्ट सीनियर होते हैं। 5 जो हमारी 5 हाई कोर्ट्स हैं जो सीनियरिटी के हवाले से सीनियर होंगे वो आएंगे। जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस, जस्टिस मशीर आलम, जस्टिस उमर अता बिंदयाल। सिंध हाई कोर्ट के जिससे सीनियर हैं हाई कोर्ट्स में तो अहमद अली शेख साहब वो हैं। जस्टिस वकार सेठ थे, वो फौत हो गए हैं, उनकी जगह जस्टिस अतर मिनलाब है आएंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठेंगे। और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला है वो मेरे सामने है, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 336। अच्छा, ये जस्टिस उमर अता बिंदयाल, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी एंड जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल था। 7-3 से था मेजॉरिटी जजमेंट, मिनॉरिटी व्यूज़ था 3 का। जस्टिस याया अफरीदी ने तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का रेफरेंस को दरख्वास्त थी वो आइनी खारिज कर दी थी। 17 of 2019 17 थी, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 19 थी, फिर 20 से लेकर 30 तक और 32 और 34 थी। अब इसमें डिटेल ऑर्डर जो बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा था, 4 से 7 पैरा तक था कि क्या करना है, टाइम लिमिट दिया था। क्लैरिटी के लिए बताता चलूँ कि लंदन में प्रॉपर्टीज़ थी, उनका सोर्स नहीं था, कैसे ख़रीदी हैं। कहा गया कि जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा की सरीना ईसा या उनके बच्चों ने ख़रीदी हैं, लेकिन उनकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ये डिक्लेयर नहीं थी, ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर वहाँ क्लियर नहीं थी। तो उसको क्लैरिटी करने के लिए पूछा गया तो मुसीबत पड़ गई। आप सब ने देखा यहाँ कि रेफरेंस फ़ाइल हो गया, मुझे बताया नहीं गया, कॉपी दें, नोट लिए गए, वो सारी चीज़ों को आप छोड़ दें, आप सारा सामने रख के मामला चूँकि ये भिजवाया था FBR को। 3 जायदादों का जिक्र है, वो बड़ा डिटेल में पैरा 4 में है।
प्रॉपर्टीज़ का कि वो उसकी डिटेल बताएं और इनकम टैक्स एक इंक्वायरी करे। इनकम टैक्स ने इंक्वायरी की, को 9.5-10 करोड़ के करीब सरीना ईसा या बच्चे नहीं बता सके, मनी ट्रेल नहीं बता सके, पैसा कहाँ से प्रॉपर्टीज़ खरीदी, पैसे के ट्रांसफ़र होने के हवाले से वो डाटा नहीं था, इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं था। तो वो ये सारी रिपोर्ट जो है पैरा 7 के तहत 9 के तहत ये रिपोर्ट FPR की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रजिस्ट्रार को पहुंच गया। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखा गया आर्टिकल 209 के तहत। The receipt of the report, the laying of it before the council and the action proceeding, if any, or orders or direction, if any, as may be taken, made or given by the council thereon shall be deemed for purpose of Article 209 of the Constitution to be in exercise of suo motu jurisdiction as is conferred by that article on the council. और यहाँ क्लियर कर दिया कि वो टैक्स के हवाले से अगर कोई प्रोसीडिंग होंगी वो उसकी अपील अलहदा चलेगी, अपीलेट प्रोसीडिंग, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ये मामला जब आएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने तय सारे मामले को देखेगा। ये जून 2020 में ये शॉर्ट ऑर्डर आया था। 19 जून 2020 को तफसीली फैसला PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 1 में छपा है। ये पैरा जो है ना 140 बड़ा वाजे है। आपको याद होगा तारीख में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जनरल मुशर्रफ ने रेफरेंस फाइल किया था और रेफरेंस क्वैश कर दिया था और लिखा है कोर्ट ने यही है, इट इज बिकॉज द रेफरेंस फाइल्ड अगेंस्ट द देन चीफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन रिकॉर्ड टू बी सो मैनिफेस्टली मोटिवेटेड by the malice in fact of the military ruler at that time that the allegation against the former were rendered insignificant। जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ जो रेफरेंस है वो फ़र्क कैसे क्लियर किया 144 पैरा के अंदर किया है। However, in the present case, no finding of malice in fact has been given. It is true that the reference suffers from grave legal defects, but the consequence of illegality of an impugned action are different from those following a finding of malice in fact। तो जरा क्लियर कर लीजिएगा, चूंकि irregularities थी, the illegalities in the said reference are as a result of its carelessness and casual preparation। These error defects do not erase Mrs. Isa ownership of the London properties कि उनकी जायदादें ख़त्म नहीं करती हैं। The primary fact that which form based basis of reference and which is not denied by the petitioner और जस्टिस काजी फैसल ने इनकार भी नहीं किया इनका। Whilst the ownership of the London property is not disputed, the source of fund for their purchase and the mode by which these funds were transferred abroad require explanation. Otherwise, an unexplained investment by the spouse of a judge of a superior court who is a holder of public office इसका मैं जिक्र कर रहा था ना, पहले आपके सामने पढ़ा था ना, इसलिए compromise the integrity of the learned judge and ultimate the probability and credibility of the institution which he serves। इसलिए मामला जो है ना वो सारा कोर्ट के सामने आ गया। अब rather than allowing the disturbing allegation against the petition family to circulate and attract innuendos, therefore thereby injuring the reputation and integrity of both the petitioner's court, we adopt the fair, impartial and transparent route of allowing Mrs. Isa and her children to disclose the source of their fund to the relevant authorities, namely the FPR. Such a transparent course of action is consistent with the COC, the maintenance of institutional integrity and the image of a judge as the neutral and independent arbiters of law and justice। The matter of undeclared की बात है, an unexplained foreign wealth of public office holder bears a stigma in Pakistan that these assets have been acquired unlawfully, a stigma which applies with even greater force since the Panama case leaks on 3/4/2016। Therefore, every public office holder, including judges of the superior courts, officers of the armed forces, elected representative and public servant are accountable under the law। बड़ा क्लियर फैसला है और यहाँ 145 के पैरा में जिक्र कर दिया। Mrs. Isa has opted a similar stance in her statement given her video link on 18 June 2020 to the court to our minds the FBR being the premier tax authority in Pakistan। उसने सारे चीज़ों को देखना है, वो आए आकर चीज़ क्लियर करें। अब 144 पैरा। Moreover, as our short hour bears out, by sending the matter to the FBR, we have assured the substantive and procedural right of each party under the ordinance। यानी वो अपनी जगह पर चलेंगे, अपील का राइट मौजूद है उनके पास, जैसे भी करना हो।
Next, we in our short order directed the chairman of FBI to submit his report regarding the proceeding before the commission to the Supreme Judicial Council for its consideration. This was done to give Supreme Judicial Council the chance, if it so wish, to commence proceeding against the petitioner in exercise of its suo motu jurisdiction. However, it is reiterated that our short order dated merely issues a direction to the chairman of FBI and in no way obliges the Supreme Judicial Council to take any action based on the report. तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस सारे मामले को अब देखना है। एफबीआर की प्रोसीडिंग अपनी जगह चलेंगी, चूँकि सोर्स आपके सामने है, सोर्स नहीं आ सके, मनी ट्रेल नहीं आ सका और 9.5 या 10 करोड़ की बात है, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, पैसे कैसे ट्रांसफ़र हुआ, वो चीज़ें नहीं रिकॉर्ड पे आ सकी। अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फाइनली देखना है और बड़ी वाज़ेह तौर पर अब 14 अप्रैल को देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शोकाज इशू जारी कर सकती है, जो सोर्सेज नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ बड़े हमारे यहाँ सो कॉल्ड लिबरल जो बात कह रहे हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, नज़रसानी दरख्वास्त जब तक जजमेंट को सस्पेंड नहीं करेगी, रोकेगी नहीं, केस नहीं रुक सकता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। और ये निकाल दे इस बात को, जल्दी जल्दी की क्या बात है, आपके सामने है, पहले दरख्वास्त आ गई कि जनाब वही बेंच सुने, कितना वक्त ज़ाया हुआ, ये केस बहुत जल्दी डिसाइड हो सकता था। पहले ये आया, वो अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है, स्वाबदीद है, वो बेंच उन्होंने बड़ा बेंच बना दिया। फिर दरख्वास्त आ गई कि लाइव कवरेज दिखाई जाए। भैया आप अपना मेन केस सुनाएं, मेन केस करके ताकि डिसाइड हो, और वो लाइव कवरेज के लिए कितने दिन लगे, और जस्टिस काजी फैसा खुद आकर पेश हो, जो बातें की वो मैं नहीं दोहराना चाहता, वो बड़ी तकलीफ दे बातें हैं। पाकिस्तानी कौम ने बड़ा बुरा बनाया उन बातों का, जो जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, यानी ये और ख़ास तौर पर इनका खुद एज ए पिटिशनर पेश होना, इसमें भी बड़े एतराज़ात रहे। और मामला जो है अल्टीमेटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने है, और बज़ाहिर उन फैक्ट्स के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शोकाज जारी बनता है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या फ़ैसला करती है, और सोर्सेज मौजूद नहीं है। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से जो डेफिनेशन सेक्शन 9 ने दी हुई है नैब ऑर्डिनेंस के तहत, दैट माइट बी एप्लीकेबल इन दिस केस। बहरहाल लेट्स सी। अगला जो आखिरी जो बात आपसे करें वो लीगी एमएनए जावेद लतीफ़ जो कि पूछते रहते हैं आप, वो जो पर्चा दर्ज हुआ था ना, जो पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाया था, उस पर पहले ज़मानत कराई, अब आगे खारिज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट अब दरख्वास्त खारिज नहीं करती है, लेकिन जो लफ्ज़ है ना, जो लफ्ज़ वो लेकर आए, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। माताहत मुकदमे में मैंने ज़मानत करा ली हुई है, एक सियासी कारकुन है, अवामी नुमाइंदगी के मैंडेट के तहत कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। इस पर चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, वो काबिल तारीफ़ है। हमारी हुब्बुल वतनी या हमारी हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सी, ये क्लियर कर दिया। पाकिस्तान की असेंबलियों में हल्फ लेने वाले अपने गिरबान में जाएंगे, जा लतीफ़ छोड़ दें पाकिस्तान, किसी और मुल्क की नेशनलिटी ले लें। काले कोट वाले ने पाकिस्तान बनाने में किरदार अहम अदा किया। पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाने वालों को लोग चींटियों की तरह मसल देंगे। ये चीज़ जस्टिस कासिम खान साहब के रिमार्क्स थे अदालत के सामने। तस्गार गुजार के खिलाफ जो है ना जी, जो मेरे मुल्क के खिलाफ बात करे, मैं उसको रिलीफ नहीं दूंगा। पहले इस मुल्क के खिलाफ बात करना, फिर उस मुल्क की अदालतों से रिलीफ लेने आ जाते हैं। और जब ये सारे मामले आए तो भागते जोड़ की लगोटी से ही उन्होंने मुनासिब समझा, जावेद लतीफ़ के वकील है कि वापस ले ले दरख्वास्त, यार वापस ले ले, ये ना हो खारिज हो जाए, ये मुसीबत पड़ जाए उनके जिम्मे। मेरिट पे केस बनता कोई नहीं था। और जावेद लतीफ़ जो बातें की हैं वो सडिशन है, बगावत है, बड़ा वाज़ेह तौर पर है। और उनकी ज़ुबान को मैं करप्शन के सबूत है उनके खिलाफ, कि कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक बन गए, किस तरह जदादें बनाएंगे, ये सवाल हैं। ये भी पनामा लीग्स के तरह के, ये भी इन्होंने जदादें नजायज जिस तरह बनाई हैं, इनके प्रोब होना बनता है। और जिस तरह की बातें आप ये कर रहे हैं, ये भी काबिल माफ़ी नहीं है, बिल्कुल काबिल माफ़ी नहीं है, सख्त एक्शन बनता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रियासत क्या करती है। मुकदमा अब अपनी जगह मौजूद हो गया, क्वाशमेंट की दरख्वास्त वापस ले ली, बेल की ज़मानत दरख्वास्त दी हुई है, बेल तो बनती नहीं है, बेल अखराज बनती है, उसको बताएं जेल में भुगते जाकर ट्रायल फेस करें, और वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बचना उनके लिए, जावेद लतीफ़ के लिए। तकरीबन मैंने कोशिश की है कि सम अप कर दूं, इरफान हाशमी की कमी महसूस रहेगी, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो आपके सामने आज नहीं आ सके। पिछले दिनों भी जो गैप बहुत ज़्यादा हो गया, तो गैप नहीं इतना ज़्यादा होना चाहिए। पॉलिटिकल डायरीज़ बाकायदा कोशिश करेंगे रेगुलर बेसिस पर आप तक चीज़ें सारी आ सकें और हम शेयर कर सकें। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।